सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के भूगोल विषय का पाठ 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार का पहला प्रकरण बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। तो बच्चों, आपको याद होगा कि भूगोल के ही पहले पाठ में हमने ये पढ़ा था कि पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, जिसमें से पहला घटक था प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा था मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा मानव यानी मानवीय पर्यावरण। तो मानव क्या है कि वो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन कर लेता है, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को उसमें ढाल लेता है, क्योंकि जो आरंभिक मानव है उसने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसे वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लिया था। क्यों? क्योंकि उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उसे जो चीज़ें मिलती थी उनसे वो अपना जीवन यापन कर लेता था। तो जैसे कि भोजन है, तो जो जंगलों से उन्हें फल, फूल, मूल और या जंगली जानवर हैं वो उनका शिकार करता था। पौधे, पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ, जो वस्तुएं उन्हें जंगल से मिलती थी उनका संग्रहण करता था, आखेट करता था। पेड़ के पत्ते हैं, पेड़ों की छाल है, उन्हें वो वस्त्र के रूप में उपयोग करता था। और रहने के लिए यानी आवास के लिए वो गुफाओं का, कंदराओं का उपयोग करता था। यानी कि आरंभिक मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी थी। उसने फसल उगाना सीखा, पशुपालन करना सीखा, स्थायी जीवन सीख लिया। फिर इस तरह से करते करते पहिए का आविष्कार हुआ। फिर क्या हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न है वो उगाया गया, और जब इतना अधिक अन्न होगा तो उससे वो क्या है, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। धीरे धीरे व्यापार शुरू हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, और इस तरह से क्या है, विनिर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हुई, और इस तरह से परिवहन है वो तेज गति से शुरू हो गया। और सूचना क्रांति से फिर क्या हुआ कि पूरे विश्व में संचार है वो और आसान हो गया था। तो इस तरह से जो मानवीय पर्यावरण है उसके अंतर्गत बस्तियां, परिवहन और संचार आता है। और आज हम सबसे पहले बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ ही लिया कि जो प्रारंभिक मानव है वो भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने कई कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना सीखा, घर बनाना, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया, उसमें परिवर्तन किया। तो यहाँ देखिए कि क्या आप जानते हैं कि बसाव स्थान या बस्तियाँ किसे कहते हैं? तो वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। और एक अच्छे आदर्श बसाव स्थान के लिए क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक है, कौन कौन सी प्राकृतिक दशाएं होनी चाहिए? तो उसमें सबसे पहले है अनुकूल जलवायु, कि जलवायु है वो अनुकूल होनी चाहिए। फिर जल की उपलब्धता होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए या प्राणियों के जीवन के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है उपयुक्त भूमि, और उसके बाद है उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तभी तो मनुष्य खेती कर सकता है, कृषि कर सकता है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, जलवायु, जल, भूमि और मिट्टी, ये एक आदर्श बसाव स्थान के लिए, आदर्श बस्तियों के लिए ज़रूरी होती हैं। तो बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया था। जैसे जैसे धीरे धीरे प्रारंभिक मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया, कृषि करना सीखा, तो बीज बोने से लेकर सिंचाई करना, जानवरों से उन फसलों की सुरक्षा करना, फसलों को पकने देना और कटाई तक बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिस कामों के लिए उन्होंने स्थायी घर बनाना सीख लिया था।
तो बस्तियों का विकास नदी घाटी के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ क्या है, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और नदियों के आसपास की भूमि उपजाऊ थी। और धीरे धीरे इस तरह से व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ साथ मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट बस्तियाँ पनपने लगी और सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो देखो, ये जो आरंभिक मानव के बारे में हमने इतिहास की हमारी कक्षा 6 में हमने इतिहास में पढ़ा था, आरंभिक मानव के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें पहले से ही पढ़ी हुई हैं। तो क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील और हवांगी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं का पता है कि उसके किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हुई थी? क्या आपको उनके नाम याद हैं? तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमें उनके नाम याद हैं। देखिए, तो वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी या जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसका विकास हुआ था। ये आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। फिर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें टिग्रिस की, तो ये जो टिग्रिस नदी है, इसके किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी और ये आधुनिक ईरान और इराक में फैली हुई है। इसके बाद है नील नदी। अब ये जो नील नदी है, इसके किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था और ये अफ्रीका में है और संसार की सबसे लंबी नदी है ये नील नदी, और जिसके किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। इसके बाद है हवांगी नदी। इसे पीली नदी भी कहते हैं और ये चीन से होकर बहती है, इसीलिए यहाँ पर चीनी सभ्यता का विकास हुआ था। तो इस तरह से इन नदियों के किनारे कई प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। इसके बाद देखिए कि जो ये बस्तियां हैं वो स्थायी और अस्थायी दोनों ही हो सकती हैं। अब देखिए कि जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी बस्तियां कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो ये पहाड़ी इलाके हैं, इनके जब सर्दियों में, ठंड के मौसम में यहाँ बर्फ़ जम जाती है ऊपरी इलाकों में, तो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में आकर रहने लगते हैं और जब मौसम ठीक होता है तो फिर ये वापस वहीं ऊपर वाले स्थान पर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो इनका ये जो बस्तियां हैं वो अस्थायी बस्तियां होती हैं। तो जैसे घने जंगलों में, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने पढ़ा था आखेट होता है जंगली जानवरों का शिकार करना। तो इस तरह से अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, जंगलों से मिलने वाले फल, मूल, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ उनका संग्रहण करते हैं और स्थानांतरी कृषि करते हैं। यानी एक स्थान पर कृषि की और फिर वो दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं, फिर कुछ समय बाद तीसरे स्थान पर कृषि करते हैं। तो जो पीछे वाली भूमि है उसे वो ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, जिसे प्रतिभूमि भी कहते हैं। और फिर इस तरह से फिर कुछ समय बाद वो वापस यहाँ या फिर पहले वाले स्थान पर कृषि करते हैं। यानी स्थान बदल बदल कर जो कृषि करते हैं उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और ऋतु प्रवास, तो देखो ऋतु प्रवास होता है कि लोगों के मौसमी आवागमन को, मौसम के अनुसार आना और जाना, उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो इस तरह के जो अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो इस तरह के कई क्रियाकलाप करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं और इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो आगे देखिए कि यहाँ पर आपको दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप दिखाई दे रहा है कि मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। तो मैरी की माँ मिसिस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने बताया।
तब मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया कि गांव के लोग शहर में नौकरी करने, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा कि यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते ही रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? तब मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ और अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़ भाड़ और अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं, यानी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इस तरह की वो स्थितियों में वहाँ जीवन यापन करते हैं। शहरों में जल और विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। तब प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर और अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ता था। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि कुछ व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, एक ग्रामीण बस्ती और दूसरी है शहरी बस्ती। तो ये देखिए बच्चों, आपको यहाँ ये दो चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ऊपर है ये सघन बस्ती, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें घर हैं वो कितने पास पास में और बसे हुए हैं। ये देखिए कितने पास पास में घर हैं। और नीचे है, जो नीचे के चित्र में आपको दिखाई दे रही है वो है प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण होता है यानी दूर दूर बसे हुए, कि इसमें देखिए कि जो घर आपको हैं वो कितनी दूर दूर बसे हुए हैं। तो इस तरह से जो ग्रामीण और शहरी दो बस्ती हमने देखी। तो ग्रामीण बस्ती कौन सी होती है? तो यानी कि गांव। जो गांव है वही ग्रामीण बस्ती होती है, जहां लोग कृषि करते हैं यानी खेती करते हैं, मत्स्य पालन, मछली को पालते हैं, वानिकी करते हैं, दस्तकारी करना, पशुपालन आदि ऐसे कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण दोनों ही हो सकती हैं। तो सघन बस्तियों में घर क्या है, पास पास बने होते हैं। जैसे हमने अभी चित्र 7.2 में देखा कि देखिए कितने पास पास एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए घर बने हुए हैं। और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, जो कि ये नीचे के चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक घर यहाँ है और एक उस घर है, इससे कितनी दूर है, और एक घर ये देखिए यहाँ कितनी दूर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की जो बस्तियाँ हैं, जो प्रकीर्ण बस्तियाँ हैं, वो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल में या फिर अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, यानी जैसा भी पर्यावरण है वैसा ही वो घर बनाते हैं। अगर उस स्थान पर अत्यधिक वर्षा हो रही है तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वो क्या करते हैं कि जो अपने घर की छत है वो इस तरह से ढलान वाली बना लेते हैं, ताकि जब अगर बारिश हो रही है ज़्यादा तो बारिश का पानी वहाँ इकट्ठा ना हो और इस ढालू छत के कारण वो पानी है वो नीचे चला जाए। तो जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, यानी कि जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा होता है, वहाँ क्या है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर यानी स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। जैसा कि आप चित्र 7.4 में देख भी रहे हैं कि जैसे ये बड़े बड़े खंभे हैं, इस तरह से जो बांस लगा हुआ है और इनके ऊपर यहाँ पर एक छत सी बनाकर फिर घर बना हुआ है, तो ये स्टिल्ट बोलते हैं इन्हें। तो यहाँ पर घर बनाया जाता है ताकि यहाँ पानी इकट्ठा भी हो तो उनके घर को नुकसान ना हो। तो गर्म जलवायु वाले जो क्षेत्र होंगे, जैसे जो शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर क्या है, जो मकान हैं उनकी मिट्टी की एक मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं और उनकी छतें फूस की बनी होती हैं। और स्थानीय सामग्री जैसे कि पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी और तृण यानी घास आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। जैसे हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, कच्चा घर और पक्का घर, उसी तरह से, यानी कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के घर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर कच्चे होते हैं। तो और नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं, यानी कि वो लोग या तो किन्हीं वस्तुओं का निर्माण करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर वो सेवाएं देते हैं,
जैसे डॉक्टर, पुलिस, इस तरह से वो सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपने राज्य के कुछ गांव, नगर और शहरों के नाम बताने हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारे राज्य राजस्थान में बहुत से गांव हैं और नगर और शहर हैं। तो जैसे महानगरों की अगर हम नगरों की बात करें तो जयपुर है ना। और जैसे हमारा संगरिया है वो शहर है, पास में ही कई छोटे छोटे गांव लगते हैं, रतनपुरा है, ढाबा है, इस तरह से छोटे छोटे कई गांव हैं। तो देखिए इस तरह से क्या है कि ये तो था उनकी बस्तियाँ। अब जैसे आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है ये वाला, तो आप बर्फ़ से बने हुए आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वे क्या कहलाते हैं। तो देखिए कि अगर हम इस चित्र को देख रहे हैं तो जो बर्फ़ से बने हुए आवास होते हैं वो हमें टुंड्रा प्रदेशों में मिलते हैं। और उन्हें कौन बनाता है, उन्हें जो बनाते हैं उन्हें एस्किमो कहा जाता है। यानी इन बर्फीले इलाकों में जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें एस्किमो कहा जाता है। और इन मकानों को इग्लू, इन मकानों को क्या कहा जाता है, इग्लू कहते हैं। तो अब इन बस्तियों के बाद बात करते हैं अगर हम परिवहन की, कि जैसे धीरे धीरे पहिए का खोज हुआ, मनुष्य ने जो खेती करते थे फिर उन्होंने फसलों को उगाना शुरू किया, माल को ढोने के लिए अब उन्हें परिवहन की ज़रूरत थी। पहिए के खोज से क्या हुआ कि जो परिवहन है वो आसान हो गया। और धीरे धीरे समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ और आज हैं लोग परिवहन के बहुत से साधनों का उपयोग करते हैं, पशुओं का उपयोग करते हैं। तो ये परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, तो हम इस परिवहन के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।